नमस्कार, नवभारत टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि एक समय दुनिया के मैप पर दो चीन थे और 1971, 1979, 2005 क्यों इंपॉर्टेंट है तो हम आपको बताते हैं। फिलहाल चर्चा करते हैं कि चीन से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर ताइवान है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ताकत क्या है, कितने जंगी विमान हैं, कितने एयरक्राफ्ट हैं, कितने मिसाइल हैं। वो रत्ती भर भी घबराता नहीं है। तो इसके पीछे उसका इतिहास है। अगर हम चीन के 3 पिछले राष्ट्रपतियों की बात करें, जियांग जेमिन से लेकर हु चिंताओ और अब शी जिनपिंग, आप पाएंगे कि 90 के दशक से ही वो धमकाता रहा है, खबरदार अगर ताइवान को मान्यता दी वहाँ गए तो बर्बाद कर देंगे। जिनपिंग के विदेश मंत्री वांग यी ने यही धमकी अभी अमेरिका को दी। नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान में घुसती हैं तो प्लेन शूट कर दिया जाएगा, अमेरिका आग से न खेले जल जाएगा। ये सब गिदर भभकी साबित हुई। जब आपसे ये पढ़ रहे होंगे तब पेलोसी ताइवान से दक्षिण कोरिया पहुंच गई होंगी। अब हम अगर अपने ही देश की बात करें तो भले ही वन चाइना पॉलिसी को मानते हों, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ताइवान से रिश्ते किसी अलग देश जैसे ही हैं। 1995 में हमने भारत ताइपेई एसोसिएशन के तत्वां दफ्तर खोला, बल्कि 2020 में मोदी सरकार ने गौरंग लाल दास को ताइवान में बतौर डिप्लोमेट तैनात किया। वो सीनियर डिप्लोमेट थे। इससे पहले विदेश मंत्रालय में यूएस डिवीज़न के हेड रह चुके हैं। वही यूएस जिसको डराने के लिए जिनपिंग की सेना ताइवान को चारों तरफ से घेर कर लाइव फायर ड्रिल कर रही है। अब आपको बताऊं पीछे ले जाकर कि चीन में गृह युद्ध के बाद चियांग काई शेक कैसे ताइवान तक सीमित रह गए थे। वहां मार्शल लॉ लगाया गया। कई दशकों तक कुओमिंतांग का वर्चस्व बना रहा। 1996 में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए सीधे चुनाव हुए। शुरुआत में तो असली चीन कौन है इसी पर जिच बना रहा। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ताइवान वाले हिस्से को असली चीन की मान्यता दी थी। इसकी पूरी कहानी बताऊंगा। और बीजिंग मानता रहा कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है और एक न एक दिन उसके मेनलैंड चाइना के साथ मिलाया जाएगा। तो इतिहास में अगर हम चलें, 1945 में दूसरे विश्व युद्ध तक माने समाप्त होने से पहले ताइवान पर जापान का कब्जा था, लेकिन जापान को हटना पड़ा तो ताइवान पर चीन का कब्जा हो गया। इसके बाद चाइनीज नेशनल पार्टी के नेता चियांग काई शेक ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप की शुरुआत कर दी, जिसका विरोध किया माओ की कम्युनिस्ट सेना ने। कम्युनिस्टों ने 1949 तक उनको पूरी तरह कुचल दिया, जिसके बाद चियांग काई शेक को ताइवान आना पड़ा। माओ ने ताइवान पर हमले की तैयारी भी शुरू कर दी। तभी कोरियाई प्रायद्वीप में लड़ाई शुरू हो गई। अब ये अमेरिका के लिए लिटमस टेस्ट था। कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने चियांग काई शेक की मदद मांगी। इसके बाद माओ को कदम पीछे हटने पड़े, मतलब कुछ दिनों के लिए शांति बरकरार हो गई। अब अमेरिका की मदद से चियांग काई शेक ने ताइवान को ही असली रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया, रिपब्लिक ऑफ चाइना। साथ ही माओ के इलाके पर कब्जा करने की भी उन्होंने कसम खाई। ये अजीब स्थिति थी। 2 चीन दुनिया के मैप पर आ गया। जब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक लड़ाई छिड़ गई तब ये होड़ मची कि कौन किसको मान्यता देता है। शुरुआत में चियांग काई शेक को सफलता भी मिली। यूएन में भी उसे ही रिपब्लिक ऑफ चाइना के तौर पर मान्यता दी गई। अब देखिए अमेरिका कैसे स्वार्थ के लिए फिसलता रहा है दुनिया में हर जगह। तो वो किसी भी सिद्धांत को ताक पर रखकर, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अपना उल्लू सीधा करता रहा। वो पुराना गिरगिट है। हम आप जानते हैं कैसे रूस को रोकने के लिए अफगानिस्तान में उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। ज़रूरत पड़ी तो ब्लैकमेल भी हुआ और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को धन दौलत से लेकर हथियार भी दिए। जब ज़रूरत खत्म हो गई तो भारत में उसे स्ट्रेटजिक पार्टनर दिखाई दे रहा है। लद्दाख, अरुणाचल में चीन के नापाक मंसूबों पर वो हमारे साथ कैसे खड़ा है, इसकी बानगी आपने रूस यूक्रेन जंग में देखी होगी। उसने रूस पर दबाव बनाने के लिए हमको मोहरा बनाने की कोशिश की, यानी भारत को, और यहाँ तक कहा कि चीन अगर भारत की सीमा में गुस्ताखी करता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। तो गिरगिट ने कोरियन वार के बाद भी रंग बदला। चियांग काई शेक को की ज़रूरत खत्म हो गई। 60 के दशक में पूरी जो दुनिया थी वो शीत युद्ध में उलझी हुई थी। उनको रूस में सबसे बड़ा दुश्मन नजर आया। अब वो आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ने कौन सा रास्ता चुना होगा। तो आप सही समझ रहे हैं। 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने माओ के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एकमात्र चीन के रूप में मान्यता दी। इसके पीछे अमेरिकी कूटनीति का हाथ था। 70 के दशक में माओ के साथ लुक छिप कर अमेरिका बात करता रहा। 71 में आपको याद होगा भारत पाकिस्तान जंग के समय हेनरी किसिंजर बीजिंग गए थे, झाओ इनलाई से मिले और यहाँ तक कि भारत के खिलाफ मदद भी मांगी। जिमी कार्टर ने ताइपेई से डिप्लोमेटिक मिशन को बीजिंग शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया 1979 में, और एक तरीके से अमेरिका ने मान लिया एक ही चीन है, ताइवान उसका हिस्सा है। यानी
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हालांकि अमेरिका के अलावा कई देशों को इसमें आपत्ति रही, लेकिन वे अमेरिकी ताकत के सामने चुप रहे। ताइवान ने इकोनॉमिक ग्रोथ को अपना रास्ता बनाया। खेती से तेज औद्योगिकीकरण ने देश की तस्वीर बदल दी। 80 के दशक में ताइवान से निर्यात कई गुना बढ़ गया। ताइवान और चीन के बीच भी रिश्ते कुछ नरम हुए। ताइवान के कई कारोबारियों ने चीन में उद्योग धंधे लगाए। चीन की चाल थी कि दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन ऐसे डिपेंडेंट हो जाएं कि ताइवान सपने में भी न सोचे कि वो एक अलग देश बन सकता है। 80 के दशक में लेकिन वहाँ लोकतंत्र की जड़ें भी मजबूत हो रही थी। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। डीपीपी ने आज़ाद ताइवान का नारा दिया। 1988 में पहली बार ताइवान में ही जन्मे लेंग डेंग वहाँ के राष्ट्रपति बने। उन्हें मिस्टर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। तो एक तरीके से वहाँ से नो टू चाइना के पर्चे हर गलियों में, सड़कों पर लहराने लगे थे। 1996 में चीन ने ताइवान की तरफ मिसाइल टेस्ट किए, जो उसकी सीमा पर भी कई जगहों पर उसकी हनक दिखाई दी। अमेरिकी रक्षा मंत्री विलियम पेरी ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। आप पूछेंगे क्यों? तो जवाब सोवियत संघ के व्हिटन में मिलेगा। शीत युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका के लिए रूस नहीं बल्कि चीन पर नज़र रखना जरूरी था। तो तपाक से अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत का एहसास भी करा दिया। वियतनाम युद्ध के बाद एशिया में सबसे बड़ा मिलिट्री डील करने के लिए अमेरिकी बेड़ा आ गया। चीन परेशान था, कैसे अमेरिका को रोका जाए। लिहाजा बेबस चीन ने अटैक करने का प्लान छोड़ दिया। अब आपको ले चलते हैं 2005 में, जब चीन ने कानून बनाकर पूरी दुनिया को बताया कि अगर ताइवान ने औपचारिक तौर पर अपने को आज़ाद घोषित किया तो हमला करेंगे। ये ताइवान को डराने का औजार बना जो काम नहीं आया। ताइवान के नौजवानों ने इसका विरोध किया। 2014 में चीन के साथ फ्री डील के विरोध में ताइवान के लोग सड़कों पर आ गए। 19 में फिर आपको याद होगा हांगकांग में जिस तरीके से चीन ने लोकतंत्र समर्थकों को कुचला, उससे ताइवानियों में चीन के खिलाफ गुस्सा और भड़क गया। 2020 में चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दिखाया कि अगर अमेरिका बीच में आया तो कैसे उसका एयरफोर्स गुआम बेस को तबाह कर देगा, जहाँ पे अमेरिकी सैन्य अड्डा है। तो चीन और अमेरिका दोनों परमाणु महाशक्ति हैं। दोनों को पता है कि धमकी अगर एक छोटी गलती में बदल गई तो इसके भयानक परिणाम होंगे। तो आज इसी सब्जेक्ट पर हम आपसे रूबरू हुए। शुक्रवार को एक नए विषय पर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।